हे डियर कैंडिडेट्स, आज हम करने वाले हैं रोमियो एंड जूलियट। तो सबसे पहले रोमियो एंड जूलियट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, उनके कैरेक्टर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला कैरेक्टर है जो कि हीरो है, रोमियो, और ही इज़ अराउंड 16 ईयर्स ओल्ड। ये लॉर्ड मॉन्टेग्यू का और लेडी मॉन्टेग्यू का बेटा है, और इसको वायलेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। थोड़ा इम्पल्सिव है, मतलब मीन्स ही कैन नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ इमीडिएटली। थोड़ा कभी कभी इमेच्योर दिखेगा आपको पूरे प्ले में, लेकिन ये एक डिवोटेड फ्रेंड है और एक पैशनेट लवर है। नेक्स्ट इज जूलियट। जूलियट इज द हीरोइन ऑफ दिस प्ले। शी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड और ये लॉर्ड कैपुलेट की और लेडी कैपुलेट की बेटी है। ट्रस्टिंग है, बिल्कुल नई नहीं है, शेल्टर्ड है, अच्छे से वेल सेटल्ड है, करेजियस है, इंटेंस है। नेक्स्ट है जूलियट की नर्स। अब जो जूलियट की नर्स जो है वो इसकी बहुत क्लोज है। शी हैज़ केयर्ड फॉर जूलियट ऑल हर लाइफ एंड शी इज़ लाइक अ फ्रेंड एंड अ कॉन्फिडेंट एट दिस पॉइंट। कॉन्फिडेंट का मीनिंग क्या होता है बेटा, मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियोस में बताया है। जो बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र होता है, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर जो होता है ना, उसको हम कॉन्फिडेंट बोलते हैं। और लेकिन आपको क्या, जब आप इसको प्ले के अंदर आप पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड कि कभी कभी ना वो लॉन्ग वाइंडेड है। इट मीन्स कि वो लंबी लंबी बातें करती है तो वो थोड़ी बोरिंग लगने लग जाती है, कभी कभी वल्गर भी बोलती है। वैसे फनी भी है और प्रैक्टिकल भी है। फिर फ्रायर लॉरेंस। फ्रायर लॉरेंस कौन है? ये एक फ्रांसिस्कन मॉन्क है, ठीक है, लेकिन ये रोमियो और जूलियट दोनों का फ्रेंड है। और अल्टीमेटली लास्ट ये चाहता क्या कि भाई इस दोनों फैमिलीज जो हैं, मॉन्टेग्यू फैमिली और ये जो कैपुलेट जो फैमिली है, इनमें, इन दोनों फैमिलीज में, जूलियट की फैमिली जो रोमियो की फैमिली, इन दोनों में शांति बन जाए। ये आपस में एक्चुअली लड़ती रहती हैं, और हमेशा अच्छी सलाह देता है और हमेशा मदद करने की कोशिश करता है। अब टाइबॉल्ट। टाइबॉल्ट कौन है? ये भी एक कैपुलेट है और जूलियट का कज़न है। काफ़ी फैशन कॉन्शियस है, लेकिन थोड़ा सा बेकार ही लगता है, इसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है और ये मॉन्टेग्यूज को हेट करता है। मर्क्यूटियो। मर्क्यूटियो कौन है बेटा? ये रोमियो का सबसे क्लोज फ्रेंड है और ये प्रिंस का रिलेटिव भी है। ये काफ़ी इमेजिनेटिव है, विटी है, और ऐसे पीपल से हेट करता है जो थोड़ा ज़्यादा दिखावा करते हैं और जो लेटेस्ट फैशंस के लिए ऑब्सेस्ड है। अब आपने देखा होगा जो आपकी पिछली जो ये है आपके जूलियट के जो कज़न हैं, वो इसके एक तरह से असाइड की तरह काम करेंगे। टाइबॉल्ट क्योंकि फैशन कॉन्शियस है, वो ज़्यादा दिखावा करने वाला है ना। लेकिन मर्क्यूटियो क्या है? वो ऐसा नहीं है। ही कैन बी अ बिट हॉट हैंडेड। तो कभी कभी आपको जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ना थोड़ा सा बहुत जल्दी इसको गुस्सा भी आ जाता है। फिर नेक्स्ट है बेनवोलियो। अब बेनवोलियो कौन है? रोमियो का कज़न है और फ्रेंड है, काफ़ी थॉटफुल है, हाँ, और ये रोमियो की हेल्प भी करता है। और इसको जो वो प्यार में पागल हो रखा, तो उसका माइंड भी चेंज करने की कोशिश करता है और वायलेंस को हमेशा डिफ्यूज करने की कोशिश करता है, वायलेंस को बुझाने की कोशिश करता है। अब नेक्स्ट है लॉर्ड कैपुलेट। अब लॉर्ड कैपुलेट कौन है? ये जूलियट का फादर है और कुछ अननोन रीजन से क्या है, ये मॉन्टेग्यूज फैमिली का एनिमी है, लेकिन अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है, बट लेकिन उसको अच्छे से जानता नहीं है, जान नहीं पाया है। लेडी कैपुलेट क्या है? वो जूलियट की मदर है, लेकिन बहुत छोटी सी एज में उसकी शादी हो गई थी लॉर्ड कैपुलेट से। और वो जूलियट की शादी किससे करना चाहती? काउंट पेरिस से शादी करना चाहती। उसको लगता है कि उसके लिए सूटेबल मैच है, और वो खुद इतना जूलियट के का ध्यान नहीं रखती है, बल्कि जो उनकी नर्स जो है, जो जूलियट की नर्स है, वो जूलियट को अपब्रिंगिंग में हेल्प करती है। फिर नेक्स्ट आता है काउंट पेरिस। अब काउंट पेरिस क्या है? जो प्रिंस ऑफ वेरोना है उसका रिश्तेदार है, और ये जूलियट का एक सूटर भी बोल सकते हैं। इसके साथ इसकी शादी होने वाली, इसका बिल्कुल मतलब परफेक्ट दूल्हा बन सकता है ये। और जूलियट के पेरेंट भी इसी को प्रेफरेंस दे रहे हैं, और जूलियट को के लिए एज्यूम करता है कि ये मुझसे शादी करेगी, लेकिन उससे वो कभी पूछता नहीं, ना ही उसको कभी जानने की ज़्यादा कोशिश करता है। अब लॉर्ड मॉन्टेग्यू रोमियो का फादर है और ये कैपुलेट्स का बिटर एनिमी है। तो कैपुलेट्स और मॉन्टेग्यू, अब आपको पता चल गया कि दोनों आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, दोनों फैमिलीज।
वो रोमियो के रोने धोने से, उसके उदासीपन से बिगिनिंग में थोड़ा सा वरीड मिलेगा आपको, उसके जो फादर है रोमियो के फादर। फिर लेडी मॉन्टेग्यू, लेडी मॉन्टेग्यू क्या है, रोमियो की मदर हैं, और वो एंड तक पहुंचते पहुंचते दुख के कारण मर जाएंगी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्रिंस का है। प्रिंस एस्केलस नाम इसका, आप इसको ड्रामा में अकेले प्रिंस नाम से भी देखेंगे। ये वेरोना का प्रिंस है और ये मर्क्यूटी और पेरिस का रिश्तेदार है। ये पब्लिक पीस चाहता है किसी भी कीमत पर। तो इस तरह से हमारा अभी कैरेक्टर्स हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले कैरेक्टर चार्ट, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये पूरा आपको थोड़ा सा कैरेक्टर्स का और क्लैरिटी आ जाए। अब ये नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं रोमियो एंड जूलियट के कैरेक्टर्स का चार्ट है। अब इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। देखो ये दो तरह से फैमिलीज आपको चेंज मिल जाएंगी। लेट मी टेक अ पेन। अभी रोमियो एंड जूलियट के सारे कैरेक्टर्स अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो आप देखो एक तरफ तो कैपुलेट्स है, ठीक है, एक तरफ कौन है, कैपुलेट्स है। और दूसरी तरफ आपको मिलेंगे मॉन्टेग्यू हैं, ठीक है। दूसरी तरफ कौन है, मॉन्टेग्यू हैं। दूसरी तरफ मॉन्टेग्यू फैमिली आपको मिलेगी, एक तरफ आपको कैपुलेट फैमिली मिलेगी। और इसके अलावा प्रिंस और उसके रिश्तेदार आपस में कैसे कनेक्टेड है, लेट्स सी इट। अब प्रिंस मैंने आपको बता दिया वेरोना का रूलर है। कैपुलेट जो है वो जूलियट के फादर हैं, लॉर्ड कैपुलेट आपको मिलेंगे। और ये एक तरफ मॉन्टेग्यू की फैमिली है। लॉर्ड मॉन्टेग्यू कौन है, रोमियो के फादर हैं। फिर इसके अलावा लेडी कैपुलेट और लेडी मॉन्टेग्यू, ये वाइफ हो गई कैपुलेट की, और यहाँ पर ये मॉन्टेग्यू की वाइफ हो गई, ठीक है। अब इसके अलावा इन दोनों की बेटी कौन है, जूलियट। इन दोनों का बेटा कौन है, रोमियो। तो रोमियो इनका बेटा हो गया, जूलियट इनकी बेटी हो गई, ठीक है। फिर जूलियट को पालने वाला कौन है, जूलियट की नर्स। वहीं एक और कैरेक्टर है इनमें, दैट इज टाइबॉल्ट। टाइबॉल्ट कौन है, एक्चुअली ये कैपुलेट फैमिली से, ये लेडी कैपुलेट का नेफ्यू है। और अब जैसे अगर जूलियट की शादी हो जाएगी तो जूलियट की शादी होने के बाद क्या होने वाला है, तो इस पूरी फैमिली का, कैपुलेट फैमिली का हकदार कौन होगा, हेयर कौन होगा, वो होगा टाइबॉल्ट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इनकी फैमिली का बन जाता है, इम्पॉर्टेंट फैमिली मेम्बर बन जाता है। वहीं बेनवोलियो, बेनवोलियो कौन है, वो रोमियो का कज़न है और वो पीस लविंग पर्सन है। तो यहाँ टाइबॉल्ट किसका कज़न हो गया, जूलियट का। बेनवोलियो किसका कज़न हो गया, रोमियो का। अब इसके अलावा ना 4 सर्वेंट्स और हैं, सैमसन, ग्रेगरी, अब्राहम एंड बाल्तासार। अब इनमें डिफरेंस क्या देखना, जब भी कभी आप किसी बॉलीवुड मूवीज में भी आपने चेक किया होगा कि जब भी ऐसा कुछ होता है ना कि 2 फैमिलीज में लड़ाई हो रही है, तो उनके नौकर भी आपस में एक दूसरे के ऊपर कमेंट मारते हैं। तो ये ऐसा ही सीन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब सैमसन और ग्रेगरी जो हैं, ये दोनों हमेशा इनके नौकरों के ऊपर कमेंट्स बाजी करते रहते हैं, इनके साथ हमेशा लड़ाई करने की शुरुआत करते हैं। और प्ले की शुरुआत भी इन दोनों की लड़ाइयों से ही होगी, नौकरों की लड़ाइयों से ही शुरू होगी, ठीक है। लेकिन बाल्थासार एक ऐसा सर्वेंट है, वो रोमियो के जैसे, क्योंकि रोमियो के साथ रहता है, तो वो भी इस पूरे लड़ाई झगड़े में और इसे जो फ्यूडलिज्म का जो पूरा कंसेप्ट है इसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बाल्थासार आपको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। अब्राहम, सैमसन और ग्रेगरी, ये तीनों आपस में झगड़ के बड़ा खुश हैं। अब इसके अलावा एक तीसरी लाइन जो है, आप ये और देखो बीच वाली जो है, ये सारा जो है ये दैट इज रिलेटेड टू प्रिंस। अब प्रिंस ऑफ वेरोना है, ठीक है, उसके 2 उससे इंटरलिंक्ड हैं 2 लोग, पेरिस और मर्क्यूटियो, ठीक है। पेरिस है और मर्क्यूटियो है। अब पेरिस कौन है, इसका कज़न है, प्रिंस का कज़न है। और ये किसके साथ इसकी शादी होने की बात चल रही है, जूलियट के साथ इसकी शादी होने की बात चल रही है।
वहीं मर्क्यूटियो भी क्या है, इसका रिलेटिव है। और ये एक ऐसा पर्सन है जिसको मॉन्टेग्यू लोग भी ज़्यादा पसंद करते हैं, कैपुलेट लोग भी ज़्यादा पसंद करते हैं। इसको दोनों तरफ से लोग पसंद करते हैं। ये बड़ा ही गुड नेचर्ड है और ये रोमियो का फ्रेंड भी है, लेकिन ये टाइबॉल्ट से मतलब टाइबॉल्ट को पसंद नहीं करता, उससे को हेट करता है। फिर एक फ्रायर लॉरेंस है। फ्रायर लॉरेंस भी क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये एक मॉन्क है और इसकी स्पेशल फ्रेंडशिप है रोमियो के साथ, और यही एग्री करता है रोमियो और जूलियट को शादी करने के लिए, और इनको पूरी तरह से हेल्प भी करता है, राइट। When Juliet's parents arrange for her to marry Paris, he gives her the medicine that makes it look like she is dead. अभी आपको मैं पूरा स्टोरी सुनाऊंगी, समरी सुनाऊंगी, तो उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यही बहुत हैंडफुल ऑफ कैरेक्टर्स हैं, आप बड़े आराम से रोमियो एंड जूलियट को समझ सकते हैं। नाउ लेट्स गो फॉर द proper summary of it. In just 5 minutes we will complete the summary. जब प्ले की शुरुआत होती है तो दोनों फ्यूडल फैमिलीज कैपुलेट और मॉन्टेग के नौकर जो हैं वेरोना की स्ट्रीट्स पर लड़ाई कर रहे होते हैं। मॉन्टेग्यू में से एक बेनवोलियो लड़ाई को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसे रोकने की बजाय कैपुलेट, बेनवोलियो मैंने आपको बताया था, बेनवोलियो कौन है, वो रोमियो का कज़न है ना। इसको रोकने की बजाय लेकिन टाइबॉल्ट आता है, वो कैपुलेट कबीले से टाइबॉल्ट के आते हुए खुद को भी इसमें शामिल कर लेता है। अब सभी नागरिक लगातार अशांति से खुश नहीं, इसलिए वेरोना के जो शासक हैं, जो प्रिंस हैं, वो ये ऑर्डर निकालते कि भविष्य में लड़ाई शुरू करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मौत की सजा देकर हंगामे को रोकने का फैसला किया गया है। अब रोमियो मॉन्टेग्यू का बेटा है, वह एक ऐसी लड़की से प्यार करता है जो रोजलिन नाम की, देखो बेटा प्लीज इस चीज को नोटिस करो, रोजलिन नाम है ये, रोजलिन नहीं। आप एज यू लाइक के साथ इसको साथ में मर्ज ना करें, ये रोजालिन है और वहां पर नाम है रोजलिंड। लड़की रोमियो से प्यार नहीं करती, लेकिन रोजलिन जो है वो रोमियो से प्यार नहीं करती है, लेकिन रोमियो रोजलिन से प्यार करता है। वेरेस पेरिस जूलियट से प्यार करता है और उससे शादी करने के लिए कहता है। वह एक कैपुलेट है और उसके पिता ने पेरिस को 2 साल तक इंतजार करने के लिए जब तक कि जूलियट कम से कम 14 वर्ष की ना हो जाए। अब पेरिस क्या है, मैंने आपको बताया था कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन में कि वो जूलियट को पसंद करता है, लेकिन वो जूलियट से पूछता भी नहीं है। और जो जूलियट के फादर हैं लॉर्ड कैपुलेट, वो भी उसको पसंद करते हैं और वो कहते हैं कि भाई 2 साल के बाद तुम दोनों की मैं शादी करवा दूंगा। और जब प्ले स्टार्ट होता है तो उस टाइम पर वो 13 साल प्लस की हो चुकी है, 13 प्लस तक की हो चुकी है। अब अन्यथा वह मैच से बहुत अधिक खुश है, इसलिए वह पेरिस को उस छद्मवेशी बॉल डांस के लिए आमंत्रित करता है। अब क्योंकि अब ये है कि भी पेरिस के साथ हमें शादी तो करनी है, तो देखो उस टाइम पर ना बेटा एलिजाबेथन एज में ये एक बड़ा ही कॉमन था कि बॉल पार्टीज होती थी। तो बॉल पार्टीज में क्या होता था, सब मास्क वगैरह लगा के आते थे और आपस में गर्ल्स और बॉयज डांस करते हैं। आपने अगर बारबी वगैरह कभी ऐसे एनिमेटेड वीडियोस देखी हैं, कुछ अगर आपने एपिसोड्स देखे हैं, तो आपको पता चल गया कि बॉल क्या होता है, एक बड़ी सी गैदरिंग की जाती है, उसमें सभी डांस वांस कर रहे होते हैं, सुंदर सुंदर ड्रेस पहन के आते हैं। तो अब पेरिस को भी उस छद्मवेशी मतलब जो मास्करेड जो बॉल डांस था उसके लिए आमंत्रित करता है, जिससे वह परंपरागत रूप में हर साल अपने पास रखता है। साथ ही कई अन्य मेहमानों को भी वह इनवाइट करता है। अब वहाँ वो सोचता है कि बॉल डांस जूलियट के बॉल डांस में इसलिए बुलाता है वो ताकि वो जूलियट को अपना स्नेह दिखा सके। इसी पर जब कैपुलेट का नौकर निमंत्रणों की सूची ले रहा होता है तो रोमियो और बेनेवोलियो का उससे सामना होता है और बेनवोलियो रोमियो को सुझाव देता है कि वे बॉल डांस में शामिल हों ताकि उसे अन्य खूबसूरत महिलाओं को देखने का मौका मिल सके जिनसे वेरोना भरी हुई है। अब रोमियो हालांकि देखो मॉन्टेग्यू फैमिली से है और ये कैपुलेट फैमिली में बॉल पार्टी हो रही है, लेकिन फिर भी वो उधर जाने के लिए उसको राजी कर लेता है बेनवोलियो रोमियो को, ताकि उसको और गर्ल्स मिले कि रोजलिन के पीछे क्यों पागल हो रखा है, रोजलिन तुझे नहीं पसंद करती तो छोड़ो उसके और किसी लड़की से प्यार करो। रोमियो जाने का फैसला करता है, लेकिन अन्य महिलाओं से मिलने की इच्छा के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि उसका प्यार रोजलिन भी वहां पर होगा। हालांकि इस बॉल पार्टी में इस दावत पर इस फीस पर कुछ ऐसा होता है कि जिसकी रोमियो कल्पना नहीं कर सकता है।
उसे पहली नज़र में एक अन्य महिला जूलियट से प्यार हो जाता है और वह रोजलिन के बारे में पूरी तरह से भूल जाता है। वह उससे बात करने के में सफल होता है और वह देख सकता है कि वह भी वही आकर्षण महसूस कर रही है। तो वे किस करते हैं बिना ये जाने कि वे कौन हैं। उनकी पहचान के बारे में सच्चाई बाद में उन्हें परेशान कर देती है, क्योंकि वो एक मॉन्टेग्यू फैमिली से था और ये कैपुलेट फैमिली से थी, लेकिन अब तक बहुत देर चुकी है और वो पहले से ही प्यार में हो चुके हैं। अब कंफ्यूज रोमियो फ्रायर लॉरेंस से सलाह लेने जाता है। मैंने बताया था आपको फ्रायर लॉरेंस कौन है, एक मॉन्क है जो इनको हेल्प करता है। जब रोमियो उससे अपनी कहानी बताता है तो वह गुप्त रूप से जूलियट के साथ उसकी शादी करने के लिए सहमत हो जाता है। वह ऐसा सबसे ज़्यादा इसलिए करता है क्योंकि उसका मानना है कि इस तरह की शादी से जो ये दो डिफरेंट फैमिलीज़ हैं, जो फ्यूडलिस्ट फैमिलीज़ हैं, इनके बीच में जो हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो सकता है। अगले दिन रोमियो और जूलियट की शादी हो जाती है, लेकिन ये शादी क्या है, ये सीक्रेट मैरिज है, तो किसी को पता ही नहीं है। अब यहाँ से अब ट्रेजेडी आने वाली है। अपनी गुप्त शादी के ठीक एक दिन बाद मॉन्टेग्यू परिवार के दो लोगों का सामना जूलियट के चचेरे भाई टाइबॉल्ट से हो जाता है ना, जिसमें दावत में रोमियो को देखा और पहचाना, इसलिए उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है, ड्यूअल वॉर के लिए उसको चुनौती देता है कि आ जाओ भाई, स्वॉर्ड फाइट करते हैं हम, है ना। तो वो किसको टाइबॉल्ट किसको ललकारता है। अब क्या होता है कि इसमें टाइबॉल्ट में और उसमें मॉन्टेग्यू फैमिली के लड़कों में झगड़ा शुरू हो जाता है। रोमियो उस फाइट को रोकने के लिए पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके परिवार के एक व्यक्ति को ऐसी दलील से घृणा होती है और वह द्वंद्व शुरू कर देता है। रोमियो लड़ाई को रोकने की कोशिश कर रहा है, खुद को बीच में पाता है और टाइबॉल्ट को मार देता है। एक्चुअली वो टाइबॉल्ट को मारना नहीं चाह रहा है, वो स्वॉर्ड लेके वो बचाने की कोशिश कर, लेकिन गलती से उसके नीचे के हाथ से निकल जाती है, वो टाइबॉल्ट को लग जाती है। उसे उसके अपराध के लिए वेरोना से निर्वासित कर दिया जाता है, यानी अब उसको बैनिश कर दिया जाता है, तुम यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि ये रूल बना रखा है जो शासक ने वादा किया था। अब वह अपनी आखिरी रात में जूलियट के साथ एक रात बिताना चाहता है कि भाई मेरी शादी हो रखी है, मैं उससे आज तक उसके साथ मिला भी नहीं हूँ, तो एक रात वो उस अपने इसी शहर में बिता के फिर अगली सुबह वो चले जाना चाहता है। वह चिंतित है और नहीं जानती कि क्या करे। अब जूलियट भी काफ़ी परेशान है, क्योंकि उसके पिता उसकी शादी करना चाहते हैं और क्योंकि उसके फादर को पता भी नहीं कि वो पहले से शादीशुदा है। वह पहले अपनी नर्स से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी सलाह से संतुष्ट नहीं होती है, क्योंकि वो कहती है कि पेरिस से शादी कर लो, लेकिन पेरिस से शादी करने के लिए उसको नर्स मानती कि पेरिस से शादी करेगी तो वो एक बेहतर साथी है। तो बाद में वो फ्रायर लॉरेंस के पास जाती है और फ्रायर लॉरेंस से मदद मांगने का फैसला करती है। उसके पास प्रेमियों को फिर से मिलाने की एक योजना है। पेरिस में अपनी शादी से एक रात पहले जूलियट को जहर पीना होगा। पेरिस के साथ अपनी शादी से एक रात पहले जूलियट को जहर पीना होगा, जिससे वह कुछ समय के लिए मृत दिखेगी। उसे उसके परिवार की कब्रगाह में सुलाने के बाद फ्रायर लॉरेंस उसे पुनर्जीवित करने के लिए रोमियो को अपने साथ लाएगा और वे फिर से एक हो जाएंगे। उनके प्यार की कोई सीमा नहीं होगी। हालांकि योजना गलत हो जाती। क्यों हो जाती? क्योंकि जूलियट जहर पी लेती है, लेकिन फ्रायर लॉरेंस का संदेश जो रोमियो की योजना को समझाने वाला था उस तक कभी नहीं पहुंचता। एक्चुअली फ्रायर लॉरेंस जिस सर्वेंट के थ्रू उसके पास मैसेज भिजवाना चाहता है, तो वो प्लेग के कारण बीच में उसको क्वारंटाइन कर देते हैं, तो वो वहां तक पहुंचता नहीं है। तो बस फिर जूलियट के पास खबर जो पहुंचती है, वो न्यूज़ जो पहुंचती है, वो सिर्फ यही पहुंचती है जो गांव में फैली हुई है, उस एरिया में फैली हुई है कि जूलियट मर गई है, जूलियट मर गई है। तो उसको बस इस चीज़ का बड़ा अफसोस होता है। तो वो क्या करता है, फिर उसको बस ये लगता है उसका प्यार मर गया है, वह उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपना जीवन भी समाप्त करने का फैसला किया। वह एक जहर खरीदता और उसे पीने के लिए जूलियट की कब्र पर चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात काउंट पेरिस से होती है, जिसे वह एक लड़ाई में मार देता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है और वो काउंट पेरिस को मार देता है। फिर वह जूलियट के शरीर के पास बैठता है और जहर पी लेता है और उसके पास ही मर जाता है। बस एक क्षण देर हो गई और जूलियट जाग गई, क्योंकि जूलियट ने तो जहर वैसे वाला पिया था ना कि जिससे उसको बाद में थोड़ी देर बाद कॉन्शियसनेस हो जाएगी। अब प्लानिंग तो ये थी कि फ्रायर लॉरेंस उसको वो 2 दिन के लिए वो बिल्कुल बेहोश रहेगी, लोगों को लगेगा कि मर चुकी है और लोग उसको कब्रगाह में कर देंगे और वहाँ से फिर वो जूलियट वापस जाग जाएगी, इधर से रोमियो पहुँच जाएगा
और ये दोनों रात को भाग जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, लोगों को लगेगा जूलियट कब्र में है और रोमियो के साथ वो भाग के और अपने अलग दुनिया में आराम से अच्छे से रह सकती हैं। लेकिन अब जब जूलियट जागती है तो उसको ट्रेजेडी का एहसास होता है जो घटित हो चुकी है और उसे अब जीने का कोई मतलब नहीं दिखता। वह रोमियो के होठों को किस करती है और आशा करती है कि बचा हुआ जहर उसे मार डालेगा, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वह अपने दिल में चाकू मार लेती है और रोमियो के पास मृत होकर गिर जाती है। दोनों परिवार कब्र पर पहुंचते हैं और यह दृश्य देखकर टूट जाते हैं, यह महसूस करते हुए कि उनके गुस्से से उनके बच्चों को दुख हुआ है और वो मौत को गले लगा लिया उन्होंने। तो इसलिए वो मतभेदों को खत्म करने का और एक नया शांतिपूर्ण वेरोना बनाने का फैसला लेते हैं। हालांकि यह एक दुखद नाटक है, पर अंत में सब ठीक हो जाता है यदि आप वेरोना में लोगों की सामान्य भलाई को अपना केंद्र बिंदु मानते हैं। यह आधार है कि प्रेम आत्महत्या की ओर ले जाता है और अंततः शांति की ओर भी ले जाता है, सिद्ध हो गया है। और यद्यपि ऑडियंस पात्रों की नियति के लिए दुखी है, ऑडियंस उस भविष्य के बारे में खुश है जो उज्जवल दिखता है। और एंड में जो प्रिंस है वो भी रोमियो एंड जूलियट के 2 गोल्ड स्टैचू बनवाने की बात करता है और उनको कहता है कि ये दे बोथ आर गोइंग टू सिग्निफाई द एटर्नल लव। तो यहाँ पर आकर एक तरह से जो प्ले है वो खत्म हो जाता है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि जो रोमियो एंड जूलियट एक कॉमेडी है या ट्रेजेडी है। अब सभी रीडर्स बड़े कंफ्यूज होते, कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है कि रोमियो और जूलियट को एक कॉमेडी की तरह आप प्रूव करो या फिर इसको एक ट्रेजेडी की तरह बताओ। देखो ऑफिशियली तो रोमियो एंड जूलियट को ट्रेजेडी मानते हैं कुछ स्कॉलर्स, लेकिन कुछ लोग इसको ट्रेजेडी मानने से मना कर देते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने के लिए हो सकता है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। Romeo and Juliet is officially classified as a tragedy, but in some respects the play deviates from the tragic genre. Unlike other Shakespearean tragedies such as Macbeth, King Lear and Julius Caesar, Romeo and Juliet is concerned with a noble character whose actions have widespread consequence. Instead, the story describes the love between 2 ordinary teenagers. Romeo and Juliet is considered a tragedy, but some say the first 2 acts are more like a comedy. So the play is structured like a comedy until the halfway point. अब देखते हैं कि कौन कौन से कॉमेडी एलिमेंट्स हैं। जो फर्स्ट 2 एक्ट्स हैं दे आर स्ट्रक्चर्ड लाइक अ कॉमेडी। ठीक है, आपको इस पूरे उसमें सेकेंड अगर हम पॉइंट काउंट करें तो इस बिगनिंग जो है या फिर एंड तक भी लव और रोमांस का थीम है जो कि कॉमेडी का एलिमेंट है। इसके अलावा देखो जब भी हम कॉमेडी पढ़ते हैं या फिर कोई रोमांस पढ़ते हैं तो उसमें हमने देखा है कि लवर्स की जो नॉर्मल लाइफ चल रही है उसमें कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं और उसके बाद फिर वो लास्ट में मिलते हैं। तो शेक्सपियर की वही वाली जो फीचर है इसमें भी है, लवर्स बीइंग केप्ट अपार्ट बाय मिसगाइडेड अथॉरिटी फिगर्स। इसके अलावा एक फनी एंड डिलाइटफुल कॉमेडी का भी पार्ट है, क्योंकि बिगिनिंग में जब वो दोनों फैमिलीज के सर्वेंट्स में फाइट्स जो हो रही है वो भी बड़ा फन और कॉमेडी एलिमेंट दिखाती है। इसके अलावा जो म्यूजिक एंड डांस है थ्रू बॉल पार्टी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉमेडी एलिमेंट है। इसके अलावा जो हिडन आइडेंटिटीज और मास्करेड्स का जो यूज होता है कॉमेडी में वो भी आप देख सकते हैं इस प्ले के अंदर। इसके अलावा देखो ट्रेजेडी में एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये होती है कि जो मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, उसके अंदर कोई ट्रेजिक फ्लॉ होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, रोमियो टाइबॉल्ट को बाय मिस्टेक मार देता है, वो एक्सीडेंटल डेथ है, वो कोई ट्रेजिक फ्लॉ नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ से क्या होता है ना, चीजें चेंज होना शुरू हो जाती हैं। ही हिमसेल्फ इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यूड। अब जो उन दोनों फैमिलीज के बीच में जो झगड़ा लड़ाई चल रही है वो उसके कारण नहीं है, वो उसकी ट्रेजिक फ्लॉ नहीं है। तो एक एंशिएंट ग्रज है जो काफी लंबे टाइम से चल रही है, तो ये एक तरह से इसमें कोई ट्रेजिक फ्लॉ नहीं है, तो इसलिए आप इसको ट्रेजेडी नहीं बोल सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि कॉमेडीज में क्या होता है, बहुत सारा पन होता है, पन जो वर्ड प्ले होता है ना, मेटाफोर्स का यूज होता है, तो सजेस्टिव वर्ड प्ले इसमें भी आपको मिलेगा, है ना। Romeo and Juliet opens with Gregory and Samson making bawdy jokes about erections and virginity. The spirit of naughty fun is sustained by Romeo and Benvolio's jokes in the next scene, as well as the nurse ribald talk in scene 3. तो ये सारी भी चीजें क्या बता रही हैं कि कहीं ना कहीं कॉमेडी की तरफ हमारा इशारा कर रही हैं। अब हम इसके ट्रेजेडी एलिमेंट्स की बात करते हैं। देखो ऑब्वियस है,
हमने हमेशा पढ़ा है कि ट्रेजेडी में क्या होता है, एक अनहैप्पी एंडिंग होती है, तो ये एक अनहैप्पी एंडिंग है, इसको ट्रेजेडी बना रही है। इसके अलावा पूरे इसमें एक सीरियस टोन है। द प्ले बिकम्स वेरी सीरियस आफ्टर द मर्क्यूटियोज एक्सीडेंटल डेथ। एक्चुअली मर्क्यूटियो के कौन है, मैंने बताया कि इसका कजन है। और मर्क्यूटियो की डेथ कैसे हो जाती है, जब टाइबॉल्ट और मर्क्यूटियो जो आपस में लड़ रहे हैं ना, तो उस टाइम पर जो ड्यूबल वॉर में मर्क्यूटियो की जब डेथ हो जाती है टाइबॉल्ट के हाथों से, तो तब उसके बाद से क्या होता है ना, यहाँ पे चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाती हैं। फिर इतनी सारी डेथ्स हो गई और प्ले के एंड में भी क्या है, जो प्रोटेगनिस्ट है उनकी डेथ हो जाती है, ये भी ट्रेजेडी का एलिमेंट है। इसके अलावा जो ऑडियंस देख रही है, रोमियो और जूलियट भी मर गए हैं, उसकी मम्मी भी मर गई है, रोमियो की मम्मी भी मर चुकी है, बीच में इतनी डेथ्स हो चुकी है, तो लोगों ऑडियंस के एक कथारसिस मैंने आपको बता रखा है कि एक ऐसी जो ऑडियंस है उसके मन में ऐसी फीलिंग्स, ऐसे इमोशंस अराइज होते हैं जिससे वो एवरीवन इज टेकन टुवर्ड्स प्योरिटी, तो वो एक फीलिंग आती है। इसके अलावा जो फीचर बताई हुई है हमारे ग्रेट फिलोसफर एरिस्टोटल ने कि यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन बहुत ज़रूरी है, तो ये ट्रायो जो है उसकी भी आपको यहाँ पे यूनिटी दिखाई दे रही है इस प्ले में। तो अब हम इसको एक तरह से बोल सकते हैं कि ट्रैजिक कॉमेडी भी बोल सकते हैं, कॉमेडी गॉन रॉन्ग भी बोल सकते हैं। रोमियो एंड जूलियट री इन्वेंटेड थिएट्रिकल ट्रेजेडी बाई टेकिंग स्टैंडर्ड कॉमेडिक एलिमेंट्स एंड सबवर्टिंग देम, उनको मिलाया गया विद अनहैप्पी आउटकम्स। दिस मेक्स रोमियो एंड जूलियट लेस ए ट्रेजेडी दैन अ कॉमेडी गॉन रॉन्ग। तो दोनों ही चीज़ें हो जाती हैं, तो ना तो हम इसको ट्रेजेडी बोल सकते हैं, ना हम इसको कॉमेडी बोल सकते हैं, कॉमेडी गॉन रॉन्ग हो चुकी है ये। और आप इसको ट्रेजिक कॉमेडी भी बोल सकते हैं, यानी कि ट्रेजिक TRAGICOMEDY, तो 2 बार आपको CC नहीं लिखना है स्पेलिंग में। सो इन दिस वे आर दिस कंप्लीट्स रोमियो एंड जूलियट इज ऑल्सो कंप्लीटेड। तो हमने सारी जो इम्पॉर्टेंट ट्रेजेडीज हैं उनको कवर अप कर लिया, इम्पॉर्टेंट कॉमेडीज को कवर अप कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे शेक्सपियरियन हिस्ट्री। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।